अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एंकर्स व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में एक अहम टॉपिक रेज़ करने लगे हैं। टॉपिक हमारा आज का ये है कि निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में जो पेरेंट्स को उनके बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो यूनिफॉर्म, बुक्स और कॉपीज़ स्कूल से लें या फिर उन्हीं आउटलेट से या शॉप से लें जो उनको बताया जाए स्कूल की जानिब से। ऐसा क्यों होता है और इससे वालिदैन पे क्या प्रेशर आता है, इस पर बात करेंगे। तो बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर काजी आसिफ और उसके अलावा चेयरमैन और प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट तारिक शाह साहब। सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काजी आसिफ से बात करेंगे, सीनियर रिपोर्टर कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काजी आसिफ, ये आपने स्टोरी ब्रेक की है और इस पर कुछ तफसीलात भी आपने इकट्ठी की है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हमारे नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि किस तरह से निजी स्कूल वालिदैन को प्रेशराइज़ करते हैं कि उन्हीं के डेजिग्नेटेड शॉप्स या उन्हीं के स्कूल से किताबें ख़रीदी जाएँ, कॉपियाँ ख़रीदी जाएँ, यूनिफॉर्म ख़रीदा जाए, और इसका वालिदैन पर पड़ने वाला असर क्या होता है, ये बताइए। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो महकमा कायम किया गया है वो उसमें से जो है वो प्राइवेट स्कूलों के हवाले से भी एक मुकम्मल अलग एक महकमा कायम है जो इस पे नज़र रखता है। लेकिन ये बदकिस्मती मैं सिर्फ दोबारा यही कहूँगा कि कराची शहर में 20,000 जो है वो निजी तालीमी इदारे हैं, स्कूल हैं मिसाल के तौर पर, और उसमें से ये आदाद शुमार भी उनके ही दिए हुए हैं, गवर्नमेंट के दिए हुए हैं कि उनमें से 12,000 तो रजिस्टर्ड हैं लेकिन 8,000 स्कूल रजिस्टर्ड नहीं हैं। अच्छा, तो यानी 20,000 टोटल हैं और उसमें से सिर्फ 12,000 रजिस्टर्ड हैं और 8,000 रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड ही नहीं है और वो चल रहे हैं, किस हाल में चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे, उनको बंद क्यों नहीं किया जा रहा और उनके पर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं उठाया जा रहा है, इसके लिए कोई उनके पास जवाब नहीं है। सिर्फ उनके पास ये है कि भाई ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है। अब जो अभी जिस पे मसले पे बात कर रहे हैं, अरसा दराज से कराची के जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बड़े अजाब में हैं कि स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों पर प्रेशर किया जाता है, क्योंकि ये एक अजीब सूरत हाल हुई है। ये भी मैं यहाँ पे तवज्जो देना चाहूँगा कि ये इखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है कि इंसान या मासूम बच्चों को, छोटे बच्चों को ज़हनी तौर पर अजियत में मुब्तला करे और उनको कहे कि आप अपने वालिदैन से कहें कि इसी स्कूल से जो यूनिफॉर्म खरीद करना है, इसी स्कूल से कोर्स की किताबें खरीद करनी है, डॉक्टर जो तमाम चीज़ें वहाँ से खरीद करें। और दूसरी बात, जो फीस है वो एक दिन अगर लेट भी हो जाए, बजाय कि वालिदैन को फोन करें, वो बच्चे पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि आपकी फीस नहीं आई, और ये बच्चे पर बहुत बड़ा ज़हनी अजियत हो जाती है, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। आपने ये कहा कि ये बच्चों पर भी बहुत ज़हनी अजियत है, प्रेशर है, बर्डन आ जाता है, लेकिन वालिदैन पर भी इसका काफ़ी हद तक प्रेशर होता है। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काशिफ मिर्ज़ा। काशिफ साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी एक सर्कुलर जारी किया गया है जिससे पाबंद किया गया है कि वालिदैन को प्रेशराइज ना किया जाए या उनको ना बताया जाए कि किस जगह से यूनिफॉर्म और कॉपीज या स्कूल से लेनी है। सर्कुलर तो जारी कर दिया गया, लेकिन जैसे अभी काजी आसिफ साहब ने बताया हमें कि 20,000 स्कूल रजिस्टर्ड हैं, 20,000 स्कूल है जिसमें से 12,000 रजिस्टर्ड हैं और 8,000 रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो उनको रजिस्टर्ड कैसे किया जाएगा, मतलब कितना वक्त लगेगा और हम उन 8,000 पे ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? के अंदर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने बहुत वाज़िया तौर पे अपनी पॉलिसी जारी की हुई है कि किसी भी सूरत में आप किसी भी वालिदैन को पाबंद नहीं कर सकते कि एक मखसूस दुकान से या मखसूस एरिया से यूनिफॉर्म या बुक्स या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ली जाए। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये जितने भी अच्छे अदारे हैं वो इसी पॉलिसी के ऊपर अमल पैरमा होता है, और उन्होंने मुझे नहीं कभी ऐसा लगा कि कभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोई ज़्यादा शदमत हुआ हो। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हो भी रहा है तो वो गलत है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमेशा उस हवाले से उसे कंडेम करता है और पेरेंट्स के हम साथ होते हैं, और इस हवाले से हमने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है info@pakistanprivateschool.com। अगर किसी को ऐसी को कंप्लेंट है तो वो हमें काशिफ साहब, पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, पेरेंट्स चाहें तो कंप्लेन करें, बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी वहाँ पर चीज़ें मुख्तलिफ हैं। पेरेंट्स शिकायत कर रहे होते हैं और ज़ाहिर है उनको सुनने वाला कोई नहीं होता और वो मजबूर होते हैं मुताल्लिका जगह से या मुताल्लिका स्कूल से यूनिफॉर्म, किताबें और दीगर चीज़ें ख़रीदने के लिए। इसको किस तरह एड्रेस करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि आपके नाम के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं वो ना हो?
देखिए, इस हवाले से मैं अर्ज करूं कि ये पिछले बिलखुसूस 2016 टू ऑनवर्ड एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमने इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से भी और फिर कोर्ट लेवल पे लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू इवन के सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गए, और उसमें मैकेनिज्म जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी फी के हवाले से और ये बाकी जो चीजें आप फरमा रही हैं इन सब के हवाले से डिफाइन कर दिया हुआ। अब ये तो एक क्लियर बात है कि ये कहना कि कोई इस पे एक्शन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। फेडरेशन लेवल पे भी होता है और लोकल लेवल पे अथॉरिटीज बन चुकी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और जब आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज मौजूद हैं और फिर आपके डायरेक्टरेट मौजूद हैं, तो इनमें पेरेंट्स को भी ये इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट भी उसके मुताबिक काशिफ साहब, ताउन करें। आपसे ये जानना चाहेंगे, लेट्स से कि आपको कोई कंप्लेन मौसूल होती है या अभी तक अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो वो भी हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए। कंप्लेन आने की सूरत में आप लोगों का क्या रद्द अमल होता है, किस तरह से उसे आप हैंडल करते हैं? देखिए, इसमें बहुत इजी वे है कि अगर आपको कंप्लेंट है आप उसमें अपनी आईडी को जो है वो क्लियर डिस्क्लोज करें। ये फेक किस्म की ईमेल न करें, बल्कि आप इसमें अपना स्कूल का नाम, अपना मुकम्मल तौर पे प्रोफाइल, जो चीज़ें आपकी कंप्लेंट है, ताकि जिस स्कूल के मुतल्लक है उसको मुकम्मल तौर पे एड्रेस किया जाए। और ऑब्वियसली इसमें स्कूल की जो साइड है उसका भी मौक़िफ़ सुन के फिर फाइनली जो है वो उसमें हम डिसीजन भी करते हैं। 340 हमने जो केसेस थे वो लास्ट ईयर हमने किए थे, और जिनमें से 340 में से लगभग कोई 217 केस थे जो कि पेरेंट के हाथ में गए थे। तो ये जो है ये बहुत आसान है। मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा आप डायरेक्ट रब्ता करें, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप रैशनल होकर कंप्लेंट करें और उसकी जो हकीकत है उसमें देखें। हम बहुत सी ऐसी कंप्लेंट भी आती हैं और फिर ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो बनी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, वहाँ पे भी ये केसेस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पता कहीं मतलब ये चलता है कि उसके अंदर हकीकत वैसी नहीं थी जैसे कहा गया। मैं किसी को भी डिफेंड नहीं करूंगा। हमारा स्कूल अगर कहीं गलत है, इलीगल काम कर रहा है, हम पेरेंट्स के साथ हैं, और यही हम लोग को पेरेंट्स से भी रखते हैं कि अगर वो जेन्युइन शिकायत है। और एक और बात बता दूं, इस वक्त तो पंजाब के अंदर भी और बाकी प्रोविंसेस के अंदर स्कूल काउंसिल भी बन चुकी है, लिहाजा पहला तो उनके पास एक ऑप्शन स्कूल काउंसिल इन हाउस है। अगर वहां पे उनका मसला हल नहीं होता फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी और फेडरेशन का फॉरम भी है। तो इम्पोर्टेंट ये कि उसमें सीरियसनेस दोनों साइड से होनी चाहिए। सीरियसनेस आपने कहा कि होनी चाहिए, अगर जेन्युइन कंप्लेन होगी तो उस पर ज़रूर काम करेंगे। काशिफ मिर्ज़ा साहब साथ रहिएगा, हम रुक कर लेते हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट सिंध तारिक शाह की जानिब। तारिक, एजुकेशनल डिपार्टमेंट की जानिब से अब सर्कुलर जारी किया गया है। अब देखा हमेशा यही गया कि हर साल इसी तरह का सर्कुलर तो सामने आ जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अगर इम्प्लीमेंट हो रहा होता तो हर साल इस नए सर्कुलर की ज़रूरत ना पड़ती और ना ही पेरेंट्स पे ये प्रेशर आता जो अब भी मुसलसल हर साल आ रहा होता है। तो इस पे क्या कहेंगे और इसको आने वाले वक्तों में किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखें एक बहुत अहम मामला है जिसको हमेशा से एड्रेस किया जा रहा है। काफ़ी साल हो चुके हैं इस बात को, तो 2-4 साल हो चुके हैं कि स्कूल जो हैं, पहले का एक तरीक़ेकार था कि स्कूल्स के अंदर से ही सारी स्टेशनरी दी जाती थी, और उसके अंदर भी एक पीछे जो मैकेनिज्म की थॉट थी वो यही थी कि हम जब बुक लिस्ट जारी करते हैं या कुछ भी चीज़ें करते थे तो पेरेंट्स जो हैं वो टाइमली अपने बच्चों को, जब सेशन स्टार्ट होता था तो बुक्स एंड कॉपीज देकर स्कूल नहीं भेजते थे। ये आजकल करते करते 2-3 महीने गुजर जाते थे और वो बुक्स मुहैया नहीं करते थे बच्चों को ताकि वो क्लास में पढ़ सकें। तो ये एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो है वो स्कूल के अंदर ये फराम की गई थी, कन्वीनियंस प्रोवाइड की गई थी कि वो कर सकें। लेकिन फिर अब हमने ये तरीक़ेकार किया हुआ है स्कूल के अंदर कि अब बुक लिस्ट जारी कर दी जाती है और बच्चे जहाँ से भी चाहें वो अपनी बुक्स खरीद सकते हैं। यूनिफॉर्म का जहाँ तक मैं कहूँगा, देखें वहाँ पर हम भी मजबूर होते हैं कि हमें कोई एक प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म वेंडर को बताना पड़ता है, क्योंकि हर यूनिफॉर्म वाला कंपनी जो होती है वो सारे स्कूलों की यूनिफॉर्म नहीं रखती। हाँ, जिनकी बड़ी चेन ऑफ स्कूल्स होती हैं, जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और शहर के हर कोने में कैंपस होता है, वो 2-3 वेंडर दे सकते हैं। लेकिन जो एक इलाके का स्कूल है जिसका एक ही कैंपस है, तो वो वेंडर भी फिर वो अपने करीबी चूज करता है, क्योंकि इसके अलावा और कहीं यूनिफॉर्म एक्सेप्ट वेंडर नहीं करता। तो ये कुछ होते हैं रियलिटी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, लेकिन कहीं पर भी एक्सेसिव चार्ज नहीं किया जा रहा होता है, चाहे कोई वेंडर हो चाहे लेकिन तारिक साहब, इस तरह की शिकायत तो मौसूल हो रही है ना कि आप एक तरफ बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि बहुत सारे स्कूलों का यूनिफॉर्म हर जगह दस्तयाब नहीं होता, मखसूस वेंडर्स के पास ही होता है, लेकिन उसमें भी कंपैरेटिवली प्राइसेस का जो डिफरेंस आता है, मार्जिन आता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ज़ाहिर है फिर वालिदैन परेशान होंगे। इसको किस तरह से हल करेंगे आप? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्राइजेस बहुत हाइक की हैं, बहुत ऊपर गई हैं प्राइजेस, और उसकी वजह जो है वो स्कूल नहीं है,
اس کی وجہ انفلیشن ریٹ ہے. 30-40% انفلیشن ریٹ جا چکا ہے. جب ہر چیز ہماری ضروریاتی زندگی کی مہنگی ہو چکی ہے تو تعلیم سے وابستہ چیزیں جو ہیں وہ بھی مہنگی ہوں گی. لیکن ایسے میں اسکول کی جانب سے یہ زور ڈالنا یا دباؤ ڈالنا کہ آپ مخصوص وینڈر سے ہی جا کے یونیفارم خریدیں تو پھر تو ظاہر ہے اس میں رول بنتا ہے. دیکھیں یونیفارم تو دیکھیں پیرنٹ الگ سے کہیں سے سلوا نہیں سکتے نا, لیکن وہ تو کہیں نہ کہیں سے لینا ہوگا. اسٹچ کروا سکتے ہیں. وینڈر کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مونوگرام آتا ہے جو بچوں کے پاکٹس پہ لگتا ہے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو یونیفارم لے گا اسی کو ہی وہ سیم مونوگرام ملے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ایشوز آ جاتے ہیں کیونکہ پھر اسکول والے یہ کہتے ہیں کہ مونوگرام نہیں, یعنی کہ آپ نے اس سیم جگہ سے ہمارا یونیفارم پرچیز نہیں کیا. بہت زیادہ اگر باؤنڈ کیا جائے گا, ایکسیسو کہیں چارج بھی کیا جا رہا ہوگا تو وہ غلط ہے, اس کو ہم کہیں سے بھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی اسکول یا کوئی وینڈر ایکسیسو چارج کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے نا کارروائی بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ پیرنٹ پہ ان نیسیسری برڈن نہیں پڑنا چاہیے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ اس بار انفلیشن ریٹ کی وجہ سے ہر چیز بہت ہائیک پہ گئی ہے. صحیح ہے, طارق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رپورٹر قاضی آصف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاضی آصف, آپ نے یقیناً کاشف صاحب کی اور طارق صاحب کی دونوں کی باتیں سنی ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو توجیحات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, منطقی ہیں, یا جو کمپلینز آ رہی ہیں والدین کی جانب سے ان میں بھی وزن ہے؟ کاشف صاحب نے جو بات کی اس میں ایک تھوڑا سا وزن اس حوالے سے تھوڑی سا ہے کہ چلو بھائی اگر ایک کیمپس ہے اور ان کے یونیفارم جو ہے کوئی دور تو نہیں ملے گا, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا ان کے پاس کیا طریقہ کار ہے, کیا میکینزم ہے کہ ان کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھے. اور کاشف صاحب, مرزا صاحب اگر یہ بھی بتا سکیں کہ جو 8,000 ان رجسٹرڈ اسکول ہے, یہ تو ایسوسیشن وہ ہے جو رجسٹرڈ اسکول ہیں, جو ان رجسٹرڈ ہیں جن کی رجسٹریشن ہے ہی نہیں, تو اس حوالے سے ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا کام کر رہی ہے, اس حوالے سے ان کا کیا طریقہ کار ہے. لیکن اصل مسئلہ والدین کا ہے. والدین جو اس وقت انہوں نے خود بھی کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے ہر طرف سے مصیبت میں ہیں, تو اس دوران اگر اسکول کی طرف سے پریشر یہ آئے گا کہ تمام اسٹیشنری, تمام چیزیں, ایون اسکول بیگ, یہ بھی تک کہا جاتا ہے اسکول بیگ بھی آپ وہیں سے خرید کریں گے, سب چیزیں وہیں سے لیں گے, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے والدین کے لیے کہ مخصوص طور پر وہیں پر ہی لیں. تو اس پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو مینیج کر رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن شکایات بہرحال پورے کراچی شہر میں بالکل قاضی آصف آپ نے درست کہا, شکایات اپنی جگہ موجود ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ 8,000 ان رجسٹرڈ اسکولز کی ہے. ان کے اوپر کون اوورسی کر رہا ہے, انہیں کون چیک کر رہا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سوال ہے جو میرا خیال ہے حکومت وقت ہی بتا سکتی ہے, جو متعلقہ منسٹری ہی بتا سکتی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک سنگل کریکولم کے حوالے سے بھی چیزیں کرنے کی کوشش کی گئیں, اس میں بہت اچھا فیڈ بیک بھی آیا پیرنٹس کی جانب سے کہ ہمیں مختلف کتابیں لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن ایونچولی وہ چیز مٹیریلائز نہیں ہو سکی. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایسا ہو تو پیرنٹس کی مشکلات کم ہو سکیں گی؟ یہ ایک ڈفرینٹ موضوع ہے. جو آپ سنگل کیریکولم کی بات کر رہی ہیں, اس پہ بڑی ڈسکس بھی ہوئی تھی, بڑی چیزیں بھی ہوئی تھی. اس کے بعد پرامشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ایگریمنٹ ہوا تھا میتھ, انگلش اور پاکستان اسٹڈی, اسلامیات, یہ 3-4 سبجیکٹ کو جو ہے وہ سنگل کیریکولم سے لا سکتے ہیں, لیکن سائنس کے جو سبجیکٹ کو بھی, لیکن دیگر جو ان کے سبجیکٹس ہیں ان کو پرامشل گورنمنٹ جو ہے وہ خود ہی ہینڈل کرے گی, اس میں سنگل نہیں چلے گا. تو یہ چیز جو ہے نا وہ سنگل کیریکولم ایک بہت بڑا بحث کا موضوع ہے, اس پہ الگ بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر والدین کے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو پریس کا جو ہے وہ کوئی پرائیویٹ اسکول کریکولم پڑھاتا ہے, سارے کریکولم جو ہے یہ اسکول جو ہے پرائیویٹ اسکول وہ صرف سندھ گورنمنٹ کے ٹیکسٹ بک بورڈ کا نہیں پڑھاتے, بلکہ ہر ایک کا الگ الگ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اب یہ جو پرائیویٹ اسکول کا ایشو ہے یا ان کے والدین کا ہے کہ بھائی اگر گورنمنٹ کی طرف سے ایک متعین کیا ہوا ہے ٹیکسٹ بک بورڈ, تو اس کے بجائے وہ اگر وہ آغا خان بورڈ ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں جی وہ تو ہمارے جو کریکولم ہے وہ الگ ہوگا. ٹھیک کہا قاضی آصف آپ نے کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اگر اس پہ ہم بات کریں کہ اگر ہم سنگل کیریکولم کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر بھی مطلب ڈفرینٹ چیزیں اور ڈفرینٹ بورڈ سامنے پہلے آ جاتے ہیں. لیکن ہم دوبارہ سے اپنے ٹاپک پر آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق شاہ صاحب. طارق صاحب اس پر کیا کہیں گے کہ اسکول مافیا, ایک مافیا ہی ہم اسے کہتے ہیں, کہ اسکول مافیا ہر سال فیسز بڑھا دیتی ہیں. اچھا ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یونیفارم کے پیسے زیادہ ہیں, پھر ایک جگہ سے ایک کتابیں لینے ہیں, پھر
कॉपीज़ भी वहीं से लेनी है, फिर अभी हमें काजी आसिफ ने बताया कि स्टेशनरी भी हमें वहीं से लेनी है। ऑलरेडी ये बर्डन है, उसके बाद हम मजीद बर्डन ये आता है कि 10% या कब कहीं किसी स्कूल में तो 25% हर साल फीसिस में इजाफा होता है। इस पर क्या कहेंगे? से ये आप प्लीज अपने आप को करेक्ट करें कि आप स्कूल माफिया अगर चैनल पे कहेंगी तो ये बात गलत हो जाएगी और तो ये टॉपिक कहीं और निकल जाएगा। ये आप बिल्कुल गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन तारिक साहब, वालिदैन से अगर आप उनकी राय सुनेंगे, उनका फीडबैक लेंगे तो वो इससे भी ज्यादा गैर पार्लिमानी अल्फाज यूज करते हैं। हम तो फिर भी आपको एक पार्लिमानी चीज के हिसाब से गुफ्तगू कर रहे हैं। पैमरा की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप स्कूल को माफिया नहीं कह सकते। तो खैर सर, आगे आप सवाल का जवाब दीजिए। आपका अपना भी स्कूल है, हर साल फीसों में इजाफा किया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? साल फीस में इजाफा क्यों नहीं होगा? जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है तो क्या हम उस लेकिन उसका कोई तरीकाकार है उसको रैशनलाइज करने का कि कोई एसओपी है? बिल्कुल तरीकेकार है, बिल्कुल है। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उसके तहत जो है वो हर साल जो है वो फी अप्रूवल दिया जाता है और हर 3 साल के बाद जब रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यू होती है, जब भी वहाँ पे सारे तजाजवात देने होते हैं कि आपके एक्सपेंसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फीस के अप्रूवल्स होते हैं और 5% जो है वो आप विदाउट परमिशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा बढ़ानी है तो आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं। यानी 5% आपको एनुअली बढ़ाने के लिए इजाजत दरकार नहीं है, उसके ऊपर आप बढ़ाएंगे तो फिर आपको परमिशन तो ऑब्वियसली चाहिए। सही, ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक शाह साहब, साथ रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काशिफ मिर्ज़ा। काशिफ साहब, आपने तारिक शाह की पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि 5% बढ़ा सकते हैं, उसके बाद के लिए हमें इजाज़त लेनी होगी। लेकिन अगर हम फिर से उसी की बात करें दोबारा से कि स्कूल हर साल फीसेस बढ़ाते हैं और 5% इजाज़त की बात है, लेकिन इजाज़त उनको मिल जाती होगी कहीं ना कहीं से भी, क्योंकि 10%, 15% और कई स्कूलों में 25% तक इजाफा होता है। अच्छा, मैं साहब से ना ये 2-3 चीजें दरमियान में आपने, चूंकि उसमें अनरजिस्टर्ड स्कूल की बात की और आपने फैसिलिटीज के हवाले से भी बात की, तो मैं उसको भी एड्रेस करना चाहूँगा। लेकिन इसके साथ मैं बिल्कुल ये इस बात पे स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करूँगा कि एक उस्ताद माँ बाप की जगह पे होता है। माशरा जितना मर्जी अफसर हो चुका है, बावजूद इसके हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट और तालीमी इदारे मादरे इल्मी कहलाते हैं, यानी कि इल्म की माँ। तो जो माँ है हमारी, उसके लिए माफिया का लफ्ज करेंगे तो फिर हम माफिया की औलाद खिलाएंगे। तो मैं इस पर स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करूंगा कि आपसे भी दरख्वास्त करूंगा। सर, आप प्रोटेस्ट जरूर करें, लेकिन आप अगर अवामी राय सुनेंगे जाके तो फिर आपको अंदाजा होगा, आप कानों को हाथ लगा लेंगे। वालिदैन जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं स्कूलों के बारे में या उनके जो मालिकान हैं उनके बारे में, तो मेरा ख्याल है हम अपने टॉपिक पे रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने इसलिए कहा कि आप बेहतर तो हमें पता है ना, हम तो आपको माँ और बाप होने का एक हक रखते हैं जिसमें हम आपसे ये यकीन करते हैं। सर, सवाल का जवाब दीजिए। चीजों को जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि फीस जो रैशनलाइज तरीके से आगे नहीं बढ़ाई जाती, 5 या 10%, वो तो कह रहे हैं कि बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी बढ़ाई जाती, इसका जवाब दीजिएगा। इसका तो जवाब मैं हमेशा ही देता आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट की इसमें मैकेनिज्म बहुत वाज़ेह हो चुका है और इसमें 2018-19 के ऊपर जो जजमेंट आ चुकी हुई हैं, उसके बाद उसके नीचे तमाम गवर्नमेंट्स ने उसके मुताबिक अपना मैकेनिज्म डिफाइन किया और बिल्कुल ऐसा ही है। 5% तक आपको बिल्कुल इजाजत नहीं। और सीपीआई जब आपका 40% पे जा रहा है इन्फ्लेशन रेट, इन हालात में भी अगर आप 5% दे रहे हैं तो इट्स मोर ब्लेसिंग। सेकेंडली, आपकी हर चीज जो है, चाहे रेंट है, चाहे आपकी टीचर सैलरीज हैं, वो इससे बढ़ती हैं। तो ये बात तो कहना जो है वो बिल्कुल गलत होगा कि फीस बिल्कुल ना बढ़ाई जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के तो ये फंडेड अदारे हैं, ये तो फंडेड अदारे नहीं हैं। इन्होंने सर्वाइवल और सेल्फ सस्टेन तभी होना है जब आपका फी का मैकेनिज्म जो है उसके मुताबिक वो होगा। अब फी के मैकेनिज्म की आप काशिफ साहब बात कर रहे हैं, उसमें ये भी कंप्लेंट्स आती हैं कि एनुअल चार्जेस भी होते हैं, स्पोर्ट्स डे चार्जेस भी होते हैं, कलर्स डे चार्जेस भी होते हैं। इसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? मैंने अर्ज किया ना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत क्लियर मैकेनिज्म दे दिया हुआ है। उसके हट के अगर कोई भी उसमें चार्ज करेगा तो फिर उसका एक नीचे पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। आप कंप्लेंट एड्रेसल कर सकते हैं, स्कूल काउंसिल्स हैं, अथॉरिटीज हैं, आपके पास ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का प्लेटफॉर्म है, वो तो कहीं पे भी आप जा सकते हैं। उस मैकेनिज्म से हट के अगर कोई चीज है तो फिर आप जरूर उसको एड्रेस करें। अगर नहीं है तो मेरा ख्याल है इसको तो वंस ऑल अ टाइम सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। अब आ जाते हैं अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 साल पहले हमारे पास 1,52,000 पब्लिक स्कूल थे जो कि आज 1,31,000 है। 20 आपके 22 के करीब हजार स्कूल आपके बंद हुए, जिनमें सिंध के भी 10,000 नॉन फंक्शनल बंद हुए। अच्छा, अब इन हालात में 60% आपकी आबादी बढ़ी है। 2 लाख मुझे नए स्कूल चाहिए, 25 लाख नए टीचर चाहिए और 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है जिसको हमने एड्रेस करना है। फिर इन टीचर्स को ट्रेन करना है।
ان حالات میں گورنمنٹ کی مسنگ فیسلٹیز کے ساتھ 70%. ایک بچے پہ گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایک بچے پہ کاسٹ پر منتھ 9,160 آتی ہے، جبکہ پرائیویٹ اسکول جو ہے 2,07,000 ہیں. ان میں سے 85% وہ اسکول ہیں جن کا فیس اسٹرکچر آج بھی 3,000 فیس سے نیچے ہے. 13% وہ ہیں جو 3,000 سے 10,000 ہے. تو 98% تو لو کاسٹ اور افورڈیبل کلاس میں آتے ہیں. اب گورنمنٹ کا 9,000 لیکن سر تعلیمی معیار کو بھی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا. میرا خیال ہے آپ موازنہ سرکاری اسکولوں کا پرائیویٹ اسکولوں سے کس طرح کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف آپ فیسز کی اگر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ریشنلائز کرنا ضروری ہوتا ہے سال بسال، لیکن اس میں کوالٹی آف ایجوکیشن کا امپروو ہونا بھی تو ضروری ہے نا سر. تو پچھلے ہم نے 4 ڈیکڈ سے ثابت کیا نا. آپ پورے بورڈ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ONE لیول اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے ہی بچے جو ہیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں. آپ کو تو سرکار کے بچے کہیں پہ دکھائی نہیں دیتے پوزیشن ہولڈر. پھر آپ کا جو 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے 25، یہ آرٹیکل اسٹیٹ رسپانسبلٹی تھی. میں تو آرٹیکل 18 میں آ رہا ہوں. میں اگر وہ پرفارم کر رہا ہوں، کوالٹی دے رہا ہوں، 2,69,00,000 بچے میرے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. اگر ہمارے بھی ادارے آپ بند کر دیں تو آپ مجھے بتائیں 5 کروڑ بچوں کو. لیکن سر اس وقت جس طرح کی مہنگائی چل رہی ہے اور نجی اسکولوں کی جانب سے جو مطالبات وقتاً فوقتاً سامنے آتے جا رہے ہیں، پرائیویٹ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. سرکاری اسکولوں کی طرف لوگ دوبارہ سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کے بجٹ کے اندر چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں اس سال سندھ کے اندر 63,000 اسکول جو ہیں 63,000 بچے جو ہیں وہ جو ہیں وہ اسکول چھوڑ گئے ہیں. اور پنجاب کے اندر لگ بھگ 12 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑ کر گئے ہیں. تو KPK کے اندر جائیں تو آپ کو 17 لاکھ بچے جو ہیں وہ چھوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ تو جو کہتے ہیں جی فری ایجوکیشن ہے، لیکن وہ کیوں بچے چھوڑیں؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پینڈیمک اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کو لگ بھگ 18,000 پرائیویٹ اسکول بھی بند ہوئے ہیں. تو اگر تو آپ نے گورنمنٹ نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس نے اپنی 25 یہ آرٹیکل اسٹیٹ رسپانسبلٹی ادا نہیں کرنی، تو میں ہمیشہ تمام ارباب سر سرکار کی جو ذمہ داری ہے وہ تو ظاہر ہے ہم یاد دلاتے رہیں گے، اور سرکار کی ذمہ داری ایک طرف ہے. ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ اسپیسیفکلی پرائیویٹ اسکولز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس پوری صورتحال کو جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز ہی ہیں نا. کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر ہی وہ بچے آنے ہوتے ہیں، پھر فیسز زیادہ، پھر اسکول کے اندر جو یونیفارم پہننا ہے، کتابیں خریدنی ہے، وہ بھی اسپیسیفک جگہ سے خریدنی ہے. تو پرائیویٹ اسکولز ایکسپلائٹ تو کر رہے ہیں نا. کہ جو بھی کسی بھی ایکسپلائٹیشن کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ پیرنٹ کی ہے، اسکولز کی ہے، یا وہ بچوں کی ہے، کسی سائڈ پہ بھی وہ غلط ہے. لیکن آپ یہ پہلے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے صرف پرائیویٹ اسکول کو کنڈیم کرنا ہے یا ہم نے ان کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے. آپ کے پاس 40 سال کے ریکارڈ ہے، 2,69,00,000 بچے آج بھی میرے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، پوزیشن ہولڈر میرے بچے ہیں. تو کیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریشنل کر کے اس کو لے کے چلیں، تاکہ وہ جگہ جہاں پہ سرکار نہیں کام کر پائی تو وہاں پہ کون اس کا رول پلے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، یہاں پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اگر ہم یہاں پہ ریشنل ہو جائیں گے تو پھر آگے کام کیسے ہوگا. آپ ہی بتائیں کہ اب آنے والے وقت میں نیا سیشن اسٹارٹ ہونے والا ہے، نومبر، دسمبر اور جنوری، پھر سے سیم یہی سینیریو اسٹارٹ ہوگا کہ یونیفارم پہ پیسے زیادہ، نصابی کتابوں پہ پیسے زیادہ، کاپیز، اور اس کے علاوہ آپ لوگ اینول چارجز بڑھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ابھی اویس نے بات کی کہ آپ کو ونٹر، سمر اور اس کے جو اسپیشل ڈیز منعقد کیے جاتے ہیں اس پر بھی پیرنٹس پہ مطلب برڈن آ جاتا ہے. تو اس برڈن کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں اس کا حل کیا ہے. پوری دنیا میں جو کاسٹ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کاسٹ ہمیشہ، کوالٹی ہمیشہ کاسٹ کے ساتھ ہوگی. اب میں آپ کو 2 اس کا حل بتاتا ہوں. ہمیشہ میں نے گورنمنٹ کے ہر فورم پہ کہا ہے، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خرچنا نہیں چاہتی، اور 1.7% GDP جو ہے ہمارا ڈکلائن ہر سال ہوتا ہوا 1.7 پہ ہم آ چکے ہیں GDP کا. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سرکار کے پاس پیسہ نہیں یا خرچنا نہیں چاہتے، ایک کام کریں، وہ ہے انوائرمنٹ ڈے. جنرل ضیاء کے دور میں ایسا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی تعلیمی ادارہ کھولیں گے اور آپ کے کسی قسم کی جو ہے سورس نہیں پوچھا جائے گا. ٹیکس ایمنسٹی بھی دی گئی تھی 5 سال کے لیے اور ایگزامشن. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کاسٹ جو ہے نیچے آئی. آپ کو آج ضرورت ہے 2 لاکھ نئے اسکول کی، 2.5 کروڑ بچوں کو تعلیم کی، 25 لاکھ ٹیچر کی. تو آپ ٹیکس ایمنسٹی ڈکلیئر کریں 10 سال، اور آپ کہیں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کھولیں، آپ مدارس کھولیں، ٹریننگ سینٹرز کھولیں. سر یہ ایمنسٹی ہی تو ہے پاکستان کی معیشت کا جس نے برا حال کر دیا ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور طارق شاہ بھی ہمارے ساتھ، قاضی آصف بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ اہم ایشو ہے، اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن پروگرام کا وقت مختصر ہے. اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.